हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम बीकॉम के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे थे। एंड जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में स्टूडेंट्स हम लोगों ने बहुत सारा चीजें कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट हमारा 38 क्लास हो चुका है। सो जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे, पूरा जाके वो 38 क्लास देखिए। जीएसटी का पूरा सिलेबस हम लोगों ने अपलोड कर लिया। मैंने आपको बोला था कि कुछ चैप्टर्स ऐसे जो मैं एंड में पढ़ाऊंगा, जो आपकी सिलेबस की जब एंड हो जाएगा ना, जब हम मेजॉरिटी एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर्स खत्म कर लेंगे, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो एग्जाम में कभी कभी आते हैं, वो चैप्टर हम लोग कवर करने वाले। उसमें एक चैप्टर मैंने बोला था कि जो मैं आपको कवर करवाऊंगा वो था आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, तो आज हम लोग कवर करने वाले वो चैप्टर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। चैप्टर छोटा सा है, हाँ कभी कभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि what are the types of product or what are the products on which reverse charge mechanism is applicable in GST, और services, name the services on which reverse charge mechanism is applicable। कभी कभी लिस्ट आपको पूछ लेगा, कभी कभी 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, सो चैप्टर बहुत इजी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा और बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो सर स्टार्ट करते, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये जो चैप्टर का नाम है, शॉर्ट में इसे हम आरसीएम भी बोलते, आरसीएम। सर ये होता क्या है? पहले एक सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे कि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक्चुअली में क्या होता है और ये जीएसटी में क्यों है। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं और एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूं कि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बेसिकली है क्या। अभी तक हमने जो पढ़ा है जीएसटी में, सर अभी तक हमने पढ़ा है कि जीएसटी तभी लगता है जब 2 पार्टी होता है, एक होता है सेलर और एक होता है बायर। ठीक है, एक होता है सेलर आपका और एक होता है आपका बायर। अब क्या होता है कि सेलर क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विस, ये सर्विसेज एंड गुड्स ये दोनों क्या करता है, बेचता है। ओके, सेलर क्या करता है, बायर को गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है। बदले में बायर क्या करता है सर, बदले में बायर पेमेंट करता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज ये बेचता है, बदले में बायर पेमेंट करता है। अब सेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है क्या करना है कि सर, सेलर का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो जीएसटी पे करना है, जीएसटी पेमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है सर, सेलर का होता है। जीएसटी पेमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, सेलर का होता है। देखो, सेलर ने सेल किया गुड्स बायर को, बायर ने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव किया, बदले में पेमेंट कर लिया। अब ये पेमेंट में क्या है, प्राइस है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट प्लस जीएसटी, दोनों मिलके। सेलर एट ए टाइम आपका प्राइस भी ले लेता है इंक्लूडिंग टैक्सेस। आप लोग जहां भी जाते हो ना, शॉपिंग करने के लिए जाओ, कोई चीजें खरीदो, हर एक जगह पे आपको क्या देना पड़ता है, प्राइस इंक्लूडिंग टैक्सेस लिखा होता है ना, प्राइस इंक्लूडिंग टैक्सेस और एमआरपी इंक्लूडिंग टैक्सेस। तो जो भी आप देते हो, आप प्राइस के लिए पेमेंट करते हो और उसके साथ साथ आप जीएसटी भी पेमेंट कर लेते हो। तो सप्लायर वो जीएसटी कलेक्ट कर लेता है, लेकिन आपको जीएसटी नहीं देना है। अल्टीमेटम जीएसटी आपकी पॉकेट से ही जा रहे हैं। एज ए बायर, एज ए कंज्यूमर, किसकी पॉकेट से जीएसटी जा रहा है सर, आपकी पॉकेट से ही जा रहा है। अगर आपने एक मोबाइल खरीदा, आपने एक आईफोन खरीदा, तो उसके ऊपर टैक्स जो देंगे, आपको जो जीएसटी चार्ज किया जाएगा ना, वो आपकी पॉकेट से ही जा रहा है, लेकिन उसे गवर्नमेंट को देना आपकी लायबिलिटी नहीं है। ओके, उसे गवर्नमेंट को देना आपकी लायबिलिटी नहीं है। ये किसका लायबिलिटी है सर, ये सेलर का लायबिलिटी है कि जो जीएसटी उसने आपसे लिया है, वो जीएसटी वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को टाइमली अपना रिटर्न भी फाइल करेगा और टाइमली वो टैक्स पेमेंट भी करेगा। वरना उसके ऊपर पेनल्टी, उसके ऊपर फाइन, जो भी केसेस आएगा जीएसटी में, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस जीएसटी में आएगा, दैट विल बी ऑन सेलर साइड, सेलर के ऊपर वो आएगा। ओके, बिल्कुल सर। और इससे बोला जाता है फॉरवर्ड चार्ज। इसे क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड चार्ज। जब सेलर जीएसटी पे करता है, बहुत सिंपल है भाई, जो चीजें बेच रहा है, जो इंसान बेच रहा है, उसी को जीएसटी देना है। लेमैन लैंग्वेज में तो हमें इतना ही समझ में आता है, और इसी को बोला जाता है जीएसटी में फॉरवर्ड चार्ज। तो सर ये रिवर्स चार्ज क्या चीज है? देखो, कभी कभी क्या होता है ना, गवर्नमेंट ने बोला है कि कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि एक्चुअली में बहुत वैल्यूबल है, जो कि बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, जिनका रेवेन्यू बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन
वो ऐसे प्रोडक्ट से ऑर्गेनाइज सेक्टर कुछ नहीं है। ओके, कोई भी बेच सकता है। जैसे कि कोई फार्मर है, वो फार्मर कुछ कॉस्टली आइटम जैसे कि काजू है, काजू कैशू नट। ओके, एक फार्मर है, काजू का प्राइस आपको पता है 1000 रुपए के आसपास केजी है। ओके, 1000 रुपए के आसपास क्या है, जब पूरा मतलब जो अच्छे क्वालिटी के काजू होते हैं अगर पैकेट में बेचा जाएगा, ब्रांड्स कितने में बेचते हैं, 1000 रुपए में बेचते हैं। तो जो फार्मर है वो भी तो 300-400 में बेचता ही होगा ना। ठीक है, जो रॉ काजू है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि हम फार्मर से तो जीएसटी नहीं ले सकते। फार्मर किसको बेच रहा है, फार्मर बेच रहा है किसी कंपनी को। सपोज मेरा एक कंपनी है, काजू कंपनी, मतलब जो मैं पैकेट काजू होता है ना वो मैं ब्रांडेड करके बेचता हूं। और मैं क्या करता हूं, एक किसान से जो काजू की बागान जिसका है ना, काजू की बागान जिसका है, उससे काजू खरीद रहा हूं, रॉ काजू, उससे उसमें से वो जो उसका सील है वो निकाल रहा हूं, उसके बाद उसे रिफाइन करके फिर बेच रहा हूं कस्टमर्स को। तो गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि भाई देखो, तुमने उस इंसान से काजू खरीदा है तो टेक्निकली होना क्या चाहिए, मैंने उस इंसान से सपोज 20 लाख के काजू खरीदा है, रॉ काजू 20 लाख के, बड़ा बागान है, 20 लाख का काजू उसने मुझे बेचा है। तो टेक्निकली जीएसटी किसे देना चाहिए, जीएसटी देना चाहिए सर, वो किसान को देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट बोला कि किसान कैसे जीएसटी दे सकता है, और ये 20 लाख वाला किसान है, इसीलिए आप बोलते हो कि जीएसटी देना चाहिए। लेकिन छोटे मोटे किसान से भी आप खरीद रहे हो, हाँ सर खरीद रहे, तो वो कैसे जीएसटी देंगे, जीएसटी नहीं दे पाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट को जीएसटी चाहिए क्योंकि काजू में ज्यादा प्रॉफिट है, और काजू सिर्फ नहीं, टेंडू लीव्स हो गया, अदर चीजें हैं जिसके ऊपर जीएसटी लेना चाहिए। अब गवर्नमेंट बोल रहा है कि देखो भाई, वो लोग तो पढ़ा लिखा नहीं है ना, जो किसान है, जो एग्रीकल्चरिस्ट है, फार्मर है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जो काजू की बिजनेस कर रहा है वो तो पढ़ा लिखा है। तो यहां पे क्या होगा, नॉर्मली सेलर टैक्स देता है, सेलर टैक्स देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बायर को जीएसटी देना पड़ेगा। कभी कभी क्या होगा, बायर को जीएसटी देना पड़ेगा। ओके, अब कुछ कुछ केसेस है जिसके केस में आपको बायर को जीएसटी देना है। मतलब मैंने किसी किसान से काजू खरीदा, अब उसे जीएसटी नहीं देना है। जीएसटी में लाइबिलिटी किसका आ गया, गवर्नमेंट बोला कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम बिजनेस करते हो, तुम्हें देना है जीएसटी। मैंने बोला सर मैं तो बायर हूं, हाँ तुम्हें देना है बस। तो गवर्नमेंट का ये रूल है कि कुछ कुछ केसेस में, कुछ कुछ प्रोडक्ट की केस में बायर, एज ए बायर यू हैव द लाइबिलिटी टू पे जीएसटी। अब जो ये उल्टा वाला केस है ना, नॉर्मली हर जगह पे क्या है, सेलर को देना है, लेकिन कुछ ही जगहों पे है जहां पे बायर को देना है। तो जिस जगह पे बायर को देना है उसे बोला जाता है रिवर्स, क्योंकि उल्टा हो गया ना। जो नॉर्मल चार्ज है वो क्या है, और फॉरवर्ड चार्ज जो है वो है कि सेलर जीएसटी देगा और वो बायर से कलेक्ट कर लेगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, हम बायर बन के जीएसटी दे रहे हैं। ठीक है, आज ए बायर हमें जीएसटी देना पड़ रहा है, तो इसी को बोला जाता है आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा आरसीएम का मतलब क्या है। अब चलिए देखते क्या लिखा है बुक में। चलो सर जरा इसको इरेज कर लेते, डन। चलो क्या लिखा है सर, चलो देखते। जनरली द सप्लायर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इज लाइबल टू पे जीएसटी। बोल रहा है कि जो जीएसटी का सप्लायर है, जो सप्लायर है उसे ही नॉर्मली जीएसटी देना चाहिए। जनरली द सप्लायर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इज लाइबल टू पे जीएसटी, however in specified cases like import and other notified supplies the liability may be cast on the recipient under reverse charge mechanism। देखो एक तो पॉइंट है कि भाई इंपोर्ट, आप फॉरेन से कोई सामान मंगा रहे हो तो फॉरेन वाला क्यों जीएसटी देगा, वो तो इंडिया में है नहीं, इंडिया की लॉ तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो उससे गाड़ी, मतलब उससे टैक्स नहीं ले सकता। सपोज आप एक गाड़ी मंगा रहे हो, एक रोल्स रॉयल्स आप फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हो और उसके ऊपर आपको टैक्स देना है, तो आप बोलोगे कि नहीं जीएसटी तो सप्लायर को देना चाहिए। भाई सप्लायर कहाँ पे बैठा है, सप्लायर तो इंग्लैंड में बैठा है, फॉरेन में बैठा है। आप दुबई से गाड़ी ला रहे हो तो दुबई में बैठा है, गवर्नमेंट तो वहां से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि ऐसे केस में हम बायर से टैक्स लेंगे और इसे बोला जाता है रिवर्स चार्ज। So reverse charge means the liability to pay tax is on the recipient of the supply of the goods or services instead of the supplier of the goods or services in respect of notified categories। तो जहां पे बायर को टैक्स देना है rather than seller, उसे बोला जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके सर, अब चलो देखो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो कॉन्सेप्ट है ना, रिवर्स चार्ज दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं रिवर्स चार्ज ऑन गुड्स
और एक होते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन सर्विसेज। तो रिवर्स चार्ज कुछ कुछ गुड्स के ऊपर अप्लाई होता है, कुछ कुछ सर्विसेज के ऊपर अप्लाई होता है। तो जरा देखते हैं कि गुड्स की केस में ये किसके ऊपर अप्लाई होता है एंड सर्विसेज के केस में ये किसके ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, चलो। सो रिवर्स चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स, गुड्स की केस में कौन कौन से वो गुड्स है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। In respect of supply of the following goods, GST shall be paid on reverse charge basis, that is GST shall be payable by the recipient of such goods. Okay, चलो। नंबर 1, कैशू नॉट सील्ड और पेल्ड। अच्छा, क्या बोल रहा है कि भाई जो रॉ कैशू नोट है ना, नॉट सेल्ड और नॉट पेल्ड। नॉट सेल्ड मतलब उसका जो पहला ऊपर का जो लेयर होता है ना, हार्ड वाला सिल, उससे नहीं निकालना चाहिए। और पेल्ड मतलब वो साफ सफाई जो होता है ना, मतलब व्हाइट जैसे काजू करते, वो वाला नहीं होना चाहिए। बस रॉ काजू जो आप एग्रीकल्चरिस्ट, ओके, रॉ काजू जो आपने फार्मर से खरीदा है ना, रॉ काजू जो आपने फार्मर से खरीदा है, उसके ऊपर आपको जीएसटी खुद देना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन अगर वही फार्मर कैशू नट को सील्ड एंड पील्ड करके बेच रहा है, यानी कि उसका लेयर हटा के, मशीन से उसका लेयर हटा के आपको बेच रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जीएसटी उसे देना है। कोई फार्मर है, वो कैशू नट की फार्मिंग कर रहा है, रॉ कैशू जो रॉ नट्स होते हैं ना वो बेच दिया, तो उस केस में आपको जीएसटी देना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन अगर वही फार्मर उस कैशू नट को क्या करता है, पील्ड करता है, उसका ऊपर का लेयर हटाता है, उसको मतलब क्या करना पड़ता है, रोस्ट करना पड़ता है, सो दैट कि वो ईटेबल हो पाए, क्योंकि उसमें टॉक्सिक ऑयल्स होते हैं। ओके, सो वो ऑयल वगैरह को हटा देता है, उसको रोस्ट करके, उसके बाद अगर पेल्ड करके आपको बेच रहा है, तो वो क्या होगा, उसी पर्सन को, फार्मर को जीएसटी देना पड़ेगा, वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उसे। ओके, लेकिन अगर नॉट पेल्ड और सील्ड है, तो सप्लायर ऑफ द गुड्स कौन होगा सर, एग्रीकल्चरिस्ट। सर टैक्स किसे देना है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी पर्सन खरीद रहा है गुड्स, जो बायर है, वो बायर अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा। वो बायर अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा। राइट सर, बिल्कुल। चलो, दूसरा, बीड़ी वेपर लीव्स और टेंडू लीव्स। बीड़ी सर जो पुष्पा पीता था ना, बीड़ी वही है। सो बीड़ी और टेंडू लीव्स जो होते हैं ना, वो भी एक, देखो ये सारे ऐसे सेक्टर से गवर्नमेंट इन्हें क्यों डोमिनेट करना चाहता है, क्योंकि इनमें मार्जिन बहुत ज्यादा है। ओके, गवर्नमेंट ऐसे भी बोल सकता है कि भाई गेहूं और जो चावल होता है ना, उसकी खेती जो करते हैं उसके ऊपर हम जीएसटी लेंगे, नहीं, ऐसे फार्मर के ऊपर जीएसटी, फार्मिंग प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन ये सारे जो प्रोडक्ट है, इनकी वैल्यू बहुत हाई लेवल का होता है, एंड ये आगे जाके तंबाकू एंड तंबाकू सब्सटीट्यूट में लगता है, और गवर्नमेंट उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लेना चाहता है। ठीक है, सो बीड़ी वैपर मतलब जो बीड़ी का जो ऊपर का लेयर होता है ना, अगर बीड़ी आप में से किसी ने देखा होगा, ठीक है, होपफुली आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो अच्छी बात है, वरना अगर आपने देखा होगा पुष्पा मूवी में जो बीड़ी लोग मतलब बीड़ी जो लेते हैं ना, ओके, सो बीड़ी का जो ऊपर का लेयर होता है वो एक पत्ता होता है जिसे बोला जाता है टेंडू लीव्स। और ये टेंडू लीव्स का कुछ लोग सप्लाई करते हैं, कुछ लोग टेंडू लीव्स की खेती करते हैं। ओके, जंगल से ये टेंडू लीव कलेक्ट करते हैं और फिर बेचते हैं। तो जो भी एग्रीकल्चरिस्ट है, ओके, अगर उसने बेचा है तो सप्लायर कौन होगा, वो एग्रीकल्चरिस्ट, और जो खरीद रहा है टेंडू लीव्स उसे क्या करना है, जीएसटी देना है। अच्छा, तंबाकू लीव्स, ओके, जिससे वो गुटखा खैनी बनता है ना, तंबाकू लीव्स। ओके, तो तंबाकू लीव्स जो है, तंबाकू लीव्स का जो खेती करते हैं एग्रीकल्चरिस्ट, उनके ऊपर भी आरसीएम लगता है। सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट है, लेकिन जो पर्सन उसे खरीद रहा है उसको ही जीएसटी देना है। ओके, अच्छा, कुछ एसेंशियल ऑयल्स है जैसे कि पेपरमिंट ऑयल, जैसे कि हॉर्स मिंट ऑयल, ये सारे ऑयल्स बनाए जाते हैं, इसकी भी खेती किया जाता है। ओके, तो अगर आप इन प्रोडक्ट्स की खेती करते हो या फिर इनकी सप्लाई करते हो, तो उस केस में क्या होगा, आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी देना पड़ेगा। देखो, फॉलोइंग एसेंशियल ऑयल्स अदर देन, जितने भी एसेंशियल ऑयल्स है उसके बाद जो आपका अदर देन दोज ऑफ सिट्रस फूड्स, ओके, सिट्रस फूड्स को छोड़ देने के बाद जो आपकी एसेंशियल ऑयल्स है, जैसे कि पेपरमिंट हो गया, जैसे कि स्पीयरमिंट हो गया, जैसे कि हॉर्स मिंट आपका हो गया, जैसे कि ब्रेगामिंट हो गया आपका, ये सारे जो ऑयल्स है इनकी अगर आप सप्लाई करते हो, तो चाहे आप इसकी खेती करते हो और चाहे आप इसकी सप्लाई करते हो, दोनों ही केस में जीएसटी जो बायर है, रजिस्टर्ड पर्सन है, उसे ही देना पड़ेगा। जो बायर है उसे ही देना पड़ेगा, अगर बायर रजिस्टर्ड पर्सन है तो। ओके,
अच्छा, उसके बाद आता है सिल्क कैन। सिल्क कैन आपने देखा होगा ना, सिल्क कैन का मतलब होता है कि वो जो एक सिल्क वार्म होता है, एक कीड़ा होता है जो कि एक कोकन टाइप का बनाता है, एक गोल गोल अंडा टाइप का बनाता है और उसको गर्म पानी में डाल के सिल्क निकलता है, रॉ सिल्क। ओके, मतलब उसी से ही आपकी जो कपड़ा वगैरह है वो बनता है। सो सिल्क कैन, सिल्क कैन की अगर आप खेती करते हो, एनी पर्सन मैन्युफैक्चरिंग सिल्क कैन फ्रॉम द रॉ सिल्क और सिल्क वार्म कोकन्स फ्रॉम सप्लाई ऑफ द सिल्क कैन। ठीक है, तो सिल्क कैन में क्या होता है कि एक कीड़ा होता है, उसको एक पेड़ पे छोड़ देते, वो फिर वो पत्ता वगैरह खाता है, उसके बाद वो एक अंडा टाइप का एक सेल बनाता है जिसमें वो बच्चों को रखता है अपना। ठीक है, अब ये अंडे में क्या होता है, रेशम टाइप का होता है ना, मतलब जो कॉटन की जो ये होता है, सिल्क, सिल्क बोला जाता है उसे, सिल्क होता है। इस अंडे को क्या करते हैं जो फार्मर्स होते हैं, वो पानी में, गर्म पानी में डाल देते हैं और उससे सिल्क यार्न निकाल लेते हैं, जो थ्रेड्स होता है वही निकलता है। ओके, सो बेचारे जो कीड़ा होता है वो मर जाता है उसके बाद गर्म पानी में डालने के बाद। तो जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं ये सिल्क यार्न के, जो भी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सिल्क यार्न, उस केस में अगर आप उनसे कुछ भी खरीद रहे हो सिल्क यार्न, तो रजिस्टर्ड पर्सन जो बायर होता है उसे जीएसटी देना पड़ता है, सेलर को नहीं देना है। ओके, चलो सर। उसके बाद रॉ कॉटन, अगर आप रॉ कॉटन खरीदते हो तो रॉ कॉटन की केस में भी सप्लायर कौन होगा, एग्रीकल्चरिस्ट, और जीएसटी किसे देना है, रजिस्टर्ड पर्सन जो खरीद रहा है उसको जीएसटी देना है। ठीक है, अच्छा। सप्लाई ऑफ द लॉटरी, अगर आप लॉटरी वगैरह खरीद रहे हो, ठीक है, स्टेट लॉटरी किससे खरीदते हैं सर, लॉटरी ऑर्गेनाइज कौन करता है। देखो सब बोलते हैं कि लॉटरी गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन लॉटरी एक्चुअली बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा होता है लॉटरी से। लोग लॉटरी खेलते हैं, गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू मिलता रहता है। ठीक है, कुछ एजेंट्स को पैसा देने के बाद, जैसे वेस्ट बंगाल एक स्टेट है ना, वेस्ट बंगाल में हर कोई, मतलब हर गली मोहल्ले में लॉटरी खेला जाता है। हर गली मोहल्ले में आप जाओगे तो लॉटरी का, हर एक दुकान में लॉटरी का टिकट पड़ा होगा। ठीक है, और गवर्नमेंट ये अलाउ क्यों करता है सर लॉटरी खेलना, जबकि पता है कि लॉटरी खेलना गलत है, ड्रीम 11 वगैरह को ये लोग बैन कर रहे हैं, फिर भी लॉटरी क्यों गलत, मतलब लॉटरी क्यों सही लगता है कुछ स्टेट में। देखो लॉटरी से बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत सारे लोग खेलते हैं, बहुत सारे लोग अपना पैसा गवाते हैं, कोई एक दो किस्मत से लॉटरी जीत जाता है। उसके बाद लॉटरी का मतलब लॉटरी गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा है रादर देन जो खेल रहे हैं उन्हें। ओके, सो स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटोरी और एनी अदर लोकल अथॉरिटी, अगर कोई भी गवर्नमेंट लॉटरी ऑर्गेनाइज कर रहा है तो गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं देना है। लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट, इसे क्या करना है, टैक्स देना है अंडर आरसीएम। लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट्स जो होते हैं ना, जो लॉटरी टिकट बेचते हैं, उन्हें ही जीएसटी देना है अंडर आरसीएम। ओके, चलो। अच्छा, ऑन सीज्ड यूज्ड व्हीकल और सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स और वेस्ट और स्क्रैप। कभी कभी क्या होता है ना कि पोर्ट में कुछ सामान पड़ा रहता है और वो ऑक्शन हो जाता है, सीज्ड आइटम, कुछ जगह पे रेड होता है, कुछ जगह पे अनयूज्ड सामान जो होता है ना, और सॉरी यूज्ड व्हीकल्स होता है। कभी कभी जो गाड़ी वगैरह होता है ना, बैंक वाले फाइनेंस में गाड़ी वगैरह खरीद, मतलब बैंक वगैरह फाइनेंस करते हैं और कोई पर्सन गाड़ी खरीदता है, वो फाइनेंसिंग अगर वो अपना ईएमआई नहीं दे पाए तो बैंक वो गाड़ी रिपोजेस कर लेता है। तो उस केस में अगर आप इसका ऑक्शन वगैरह करवाते हो, ओके, मतलब गवर्नमेंट अगर वो ऑक्शन करवाता है, गवर्नमेंट ने कोई व्हीकल वगैरह सीज किया है, गवर्नमेंट ने कोई सोफिस्टिकेटेड गुड्स जो होता है ना, सॉरी कॉन्फिस्केटेड गुड्स जो होता है, ओल्ड और यूज्ड गुड्स है, स्क्रैप वगैरह है, वेस्ट वगैरह है, ये सब अगर गवर्नमेंट ऑक्शन वगैरह कर रहा है, तो अगर आप उस ऑक्शन में खरीद रहे हो तो जीएसटी आपको ही देना है, गवर्नमेंट को नहीं देना है। ओके, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट में जो भी बायर होता है उसे ही जीएसटी देना पड़ता है। सर ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, देखो गवर्नमेंट ने हर एक बैंक को एक मतलब नोटिस दिया है या फिर ऐसा बोला है कि भाई आपको इस सेक्टर को लोन देना है। ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर को लोन वगैरह देना ही देना है। ठीक है, कुछ बैंक उस रूल को फॉलो करते, कुछ बैंक फॉलो नहीं करते, कुछ लोग ऑपरेट नहीं करते। इस वजह से सपोज गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई जो छोटे लेवल के व्यापारी है आपको उन्हें लोन देना ही देना है, आपको अपना एक कोटा फुलफिल करना है। कुछ बैंक्स होते हैं वो कोटा बहुत अच्छे से फुलफिल कर लेते, कुछ लोग नहीं कर पाते, तो जो नहीं कर पाते वो किसी और से सर्टिफिकेट खरीद लेते। ठीक है, तो दोनों ही रजिस्टर्ड पर्सन, दोनों ही यहाँ पे बैंक होते हैं, दोनों ही रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, लेकिन जो बायर होता है उसे ही जीएसटी देना पड़ता है। ओके, मेटल स्क्रैप, जो लोहा, जो
स्क्रैप होता है ना, जो भंगार वाला आता है और बोलता है कि आपके घर में जो भी लोहे का सामान है, मतलब टूटा फूटा लोहे का जो भी सामान है वो बेच दीजिए मुझे, तो उस केस में क्या होगा, बायर होगा अनरजिस्टर्ड पर्सन, सॉरी सेलर होगा अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो भी आपसे खरीद रहा है उसे जीएसटी देना है। जो भी स्क्रैप वगैरह खरीद रहा है, मेटल स्क्रैप वगैरह जो भी खरीद रहा है, उसे आरसीएम के अंडर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर जीएसटी देना है। सही है, चलो तो सर ये थे कुछ गुड्स जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। ओके, जीएसटी एप्लीकेबल होता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर एग्जाम में क्या ये क्वेश्चन आ सकता है? नॉर्मली अगर मैं बीकॉम की बात करूं तो बीकॉम लेवल में यही क्वेश्चन आता है कि नेम 5 और 7 गुड्स ऑन व्हिच जीएसटी इज चार्जेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप आराम से ये 6 से 7 पॉइंट, सॉरी 8 पॉइंट आराम से लिख सकते हो। 8 मार्क का आ सकता है, 5 मार्क का आ सकता है, लिख सकते हो आराम से। सर क्या इसी के साथ आरसीएम खत्म हो गया? आंसर इज नो। आरसीएम यहां से स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर आप नोट्स देखोगे आपका तो बाकी के, ये तो एक पेज था और एक पेज में ही खत्म हो गया गुड्स का, बाकी के जो 5 पेजेस है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज का है। तो हम एक एक क्लास में बहुत सारे सर्विसेज कवर करेंगे। मैक्सिमम इसके बाद 2 वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसमें ये सारे के सारे सर्विसेज हम लोग खत्म कर लेंगे। सही है, उसके बाद आरसीएम आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आज के क्लास में स्टूडेंट्स बस इतना ही। ओके, होपफुली आपको क्लास अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट्स एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो चैनल है, ये चैनल बनाने के पीछे एक ही लॉजिक है कि बीकॉम के स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर पाए। ओके, आगे जाके हम कुछ स्पेसिफिक और कुछ स्पेशल क्लासेस जो होता है ना, स्पेशल कोर्सेज है, वो आप लोगों के लिए लॉन्च करने वाले। तो अपनी जो सपोर्ट है इस चैनल को दिखाते रहिए। ओके, अगर चैनल में आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, वीडियोस आपको लग रहा है कि सही है ये चैनल आपके कैरियर के लिए, देन सब्सक्राइब इट, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे एक और वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।